हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस लेसन का लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में क्वांटम नंबर इन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। हमारे पास स्पेशली 4 क्वांटम नंबर है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस लेक्चर में बने रहिएगा। आपका ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और सटीक तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, हमें इन चारों क्वांटम नंबर को समझने से पहले थोड़ा थोड़ा एटॉमिक मॉडल के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये एटॉमिक मॉडल के बारे में बताने के लिए पहले से ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन थे? वो है जॉन डाल्टन। ये साइंटिस्ट आए थे। उसके बाद आए थे जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद रूदरफोर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं नील्स बोर। ये चारों साइंटिस्ट ने आए और एटम के मॉडल के बारे में बताए। एटम का मॉडल मतलब एटम कैसे दिखता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस पूरी डिस्क्रिप्शन के बारे में ये चारों साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी में बताते हैं। लेकिन ये चारों साइंटिस्ट की थ्योरी में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, यानी कि ये कुछ जगहों पे सही होते हैं और कुछ जगहों पे ये कुछ बातें क्लियर नहीं कर पाते, यानी कि एटम्स की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, तो इनकी थ्योरी फ्लॉप हो जाती। देखो, पहला जो साइंटिस्ट आया उसने कुछ गलती किया, उसे ठीक करने के लिए दूसरा साइंटिस्ट आया, उसे ठीक करने के लिए तीसरा आया, उसे ठीक करने के लिए चौथा है। ऐसे अपने अपने ड्रॉबैक को पहले क्लियर करते करते आ रहे थे। पर ये चारों में से थोड़ा ज्यादा बातें कोई कर रहा था, थ्योरी में कुछ डीप में गए थे, तो वो थे नील्स बोर। तो नील्स बोर की थ्योरी क्या कहती है, जरा उसको समझते हैं। नील्स बोर ये कहते हैं कि अगर एक एटम है, समझो लेट्स से ये एटम है, एटम का ये ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है। तो ये बोर मॉडल बताता हूं मैं, यहां लिख देता हूं बोर मॉडल, ठीक है। समझ में आ रही, यानी कि नील्स बोर मॉडल था। नील्स बोर ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में होते हैं और ऑर्बिट में एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमता रहता है। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है और वो एक फिक्स्ड शेल में फिक्स्ड वेलोसिटी से वो घूमता रहता है, ऐसा इनकी थ्योरी कहती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस के दूर पे रहेगा और फिक्स्ड शेल में ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन इनके बाद दो साइंटिस्ट आए थे और वो अपनी थ्योरी बताकर इनकी थ्योरी को फ्लॉप कर देते। इनके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन थे? वो थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैटर है, यानी कि मैटर होता है और मैटर के पास दो नेचर होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा जो होता है वो होता है वेव नेचर। पार्टिकल इन द सेंस से कोई पार्टिकल की तरह, और पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा, और पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगा। तो मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं मोमेंटम, यानी कि पार्टिकल नेचर का है तो उसके पास मोमेंटम प्रॉपर्टी रहेगा। अगर वेव है तो यहां पर उसके पास वेवलेंथ लैम्डा रहेगा। तो उन्होंने ये जो पार्टिकल है यानी कि मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन भी बताते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी करके। समझ में आ गया? अब ये रिलेशन बताने के बाद वो ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैटर है और उसके पास दो नेचर होना चाहिए, एक पार्टिकल और एक वेव। तो पार्टिकल है तो मोमेंटम प्रॉपर्टी होगा और वेव है तो वेवलेंथ प्रॉपर्टी जरूर होगा। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमना चाहिए, लेट्स से अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये शेल है समझो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वेव नेचर क्रिएट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसके पास मोमेंटम होगा और जब वो मूव करता रहता है तो वेव एसोसिएट होगा। अब अगर ये वेव है तो वेव का ये क्रेस्ट पोजीशन, ये क्रेस्ट पोजीशन, इसके बीच में ये वेवलेंथ लैम्डा होगा। मतलब इस तरह वेव बनना चाहिए। इनकी थ्योरी के हिसाब से ये होना चाहिए और इनकी थ्योरी सही हो जाती है, मतलब ये सही है। अब इनके साथ में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं हेजनबर्ग। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल
to determine simultaneously the exact position and momentum, that means velocity specially, of electron. ये कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता करना, ये इम्पॉसिबल है। मतलब देखो, बोर क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे रहता है, मतलब पोजीशन फिक्स, और वो फिक्स शेल में घूमता रहता है फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ। पर ये कहते कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे वेव के फॉर्म में चल रहा है ना, तो जिगजैग ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन सेम टाइम पे डिटरमाइन करना, पता करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो देखो, ये भी सही हो गए और ये भी सही हो गए, ये दोनों भी सही हो गए। तो इनकी बातों के हिसाब से बोर का मॉडल तालमेल नहीं मिल रहा था, मतलब मैच नहीं कर रहा था, तो बोर का मॉडल फेल हो जाता है, ये फ्लॉप हो जाता है। तो अभी हमें एटम का मॉडल चाहिए, और जो नया मॉडल आएगा उस मॉडल में इन दोनों की बातों से सहमति होनी चाहिए, मतलब इन दोनों की बातें उसमें सही साबित होनी चाहिए। तो इसके बाद एक नया मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाता है। अब इस मॉडल को लेकर कौन आते हैं? श्रोडिंजर आते हैं, श्रोडिंजर। ठीक है, इनको एरविन श्रोडिंजर कहते हैं, एरविन श्रोडिंजर। ये एक नया मॉडल लेके आते हैं। अब ये जो नया मॉडल लेके आते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहना चाहिए था। और फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब क्या? ये जो ऑर्बिट का मतलब ये है कि जैसे एक रनिंग ट्रैक होती है, सर्कुलर रनिंग ट्रैक होती है, जैसे ओलंपिक्स में जो रनर्स होते हैं वो सर्कल में क्या करते रहते, मूव करते रहते। सर्कुलर ट्रैक में जब रनिंग करते रहते उस तरह का मोशन करना चाहिए, ऐसा इनके हिसाब से था। पर श्रोडिंजर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 डायमेंशन में मूव करता रहता है। अब 3 डायमेंशन मतलब क्या? जैसे मान के चलो कि ये न्यूक्लियस है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अलोंग द वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अलोंग द जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यानी कि एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये जो बताया था ये बात सही हो गई, और यहीं से हमारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल समझ जाता है। तो देखिए, ये जो श्रोडिंजर है, इन्होंने एटम के मॉडल के बेसिस पे, यानी कि एटम के मॉडल को एक इक्वेशन दिया था, उसे कहते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है? एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये जो एच कैप है इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन कहते हैं, ये एक एनर्जी ऑपरेटर है। और ये जो साई है ये वेव फंक्शन बताते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो हमारा नया मॉडल है, पहले इन दोनों की बातों से एग्री होनी चाहिए। तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था? ऐसा घूम रहा था और वेव बन रहे थे। तो जो वेव है उस वेव के बारे में ये बताएगा। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे शेल में घूम रहा है तो ये एटम है, और एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, सब प्रेजेंट है। तो जो पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वो एनर्जी ये बताएगा। तो श्रोडिंजर ने एटॉमिक मॉडल के लिए एक इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन ये है, इसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर है? अब ये इक्वेशन स्पेशली अगर हम हाइड्रोजन एटम को अप्लाई करते हैं, अब देखो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो बोर है ना, बोर स्पेशली कौन से एटम के लिए बता रहे थे? स्पेशली ये हाइड्रोजन एटम के लिए बता रहे थे, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बता रहे थे? यानी कि हाइड्रोजन के लिए बता रहे थे, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब कौन सा? जैसे यहाँ पर हो गया हीलियम प्लस वाला हो गया, या फिर लिथियम 2+ वाले हो गए, इन लोगों के लिए ये बता रहे थे। तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन
हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करें तो कुछ सॉल्यूशन निकल के आते हैं। और वो सॉल्यूशन क्या बता रहा था? सॉल्यूशन ये बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो शेल में घूमता रहता है, जैसे अब ये फर्स्ट शेल हो गया, लेट से अभी मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ पर सेकेंड शेल बताता हूँ। अब कोई इलेक्ट्रॉन होगा सेकेंड शेल में घूम रहा होगा, है ना, सेकेंड शेल में इस तरह मूव कर रहा होगा, क्लियर है। तो अब पहले शेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, और उस एनर्जी से वो मूव कर रहा है तो कुछ वेव जनरेट हो रहा है, और वो वेव का वेवलेंथ कुछ तो रहेगा। सेकेंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा होगा, और जब वो घूमता रहेगा तो उससे भी वेव एसोसिएट होगा, तो उसकी भी वेवलेंथ कुछ तो होगी। तो श्रोडिंजर के इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल पता करने को मिल गया, और साथ में हर एनर्जी लेवल पे कैसे वेव बन रहा है उस वेव की इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प हुई। तो श्रोडिंजर का इक्वेशन यहाँ पर काम आया। तो श्रोडिंजर के इक्वेशन से जब हम ये सब कुछ स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और जो 3 वेरिएबल हैं वो है क्वांटम नंबर्स। क्या है? क्वांटम नंबर्स। तो जो पहला वाला क्वांटम नंबर है वो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वाला जो क्वांटम नंबर है वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे दिखाते हैं L सिंबल से। तीसरा वाला जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसे दिखाते हैं ML से। अब देखो 3 क्वांटम नंबर है, 3 क्वांटम नंबर को हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किए, हाइड्रोजन एटम को स्टडी किए, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल, वो किस तरह का वेव एसोसिएट करते हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गया। लेकिन सोचो, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम बता रहे थे, हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम को छोड़कर अगर कोई दूसरे एटम लेंगे तो उनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एक से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल, उनकी वेव एसोसिएशन, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सी लोकेशन पे, उसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज प्रेजेंट, वो कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी, वो सब पता करना है। तो वो सब पता करने के लिए ये 3 क्वांटम नंबर से काम नहीं चल रहा था, हमें एक और क्वांटम नंबर की जरूरत है। तो वो जो चौथा वाला क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को कुछ MS से दिखाते हैं और कुछ जगह पे इसको S से भी दिखा देते हैं। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंजर ने नहीं दिया था, ये तीनों क्वांटम नंबर श्रोडिंजर का ही है। लेकिन जो चौथा वाला स्पिन क्वांटम नंबर है इसे 2 साइंटिस्ट ने दिए थे। एक साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज उहलेनबेक, जॉर्ज उहलेनबेक, और जो दूसरा साइंटिस्ट का नाम है वो है सैमुअल गाउडस्मिथ। ठीक है, तो इस तरह दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये चौथे वाले स्पिन क्वांटम नंबर को दिए। ठीक है, अब देखो ये चारों क्वांटम नंबर को हमें डिटेल में समझना है। अब ये क्वांटम नंबर कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैंने आपको भी बता दिया। अब इस क्वांटम नंबर को हमें स्टडी करनी है और हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली क्या बताता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये सारी बातें हमें समझनी है। ठीक है, देखो एक बात याद रखो कि बोर ये कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड शेल में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ऑर्बिट इन द सेंस सर्कुलर रनिंग ट्रैक, जहां पर रनर्स क्या करते रहते, घूमते रहते। क्लियर हो गई? ऑर्बिट एग्जैक्टली उसका मतलब क्या हुआ? ऑर्बिट मतलब सर्कुलर रनिंग ट्रैक, सर्कुलर रनिंग ट्रैक, ये हो गया। और ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि बजिंग, लाइक कैसे समझोगे यहाँ पर, बजिंग, बजिंग बी अराउंड द फ्लावर, अराउंड द फ्लावर।
मतलब जरा समझाता हूँ, देखो अभी बोर क्या कह रहे थे, बोर ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, जैसे एक रनिंग सर्कुलर ट्रैक होता है, जहां पर ओलंपिक में सारे रनर क्या करते रहते, एक सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग करते, तो वो हो गया ऑर्बिट। और ऑर्बिटल मतलब क्या, अब श्रोडिंगर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, बल्कि वो कैसे घूमेंगे, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में घूमते, अलोंग द एक्स एक्सिस में, अलोंग द वाई एक्सिस में, अलोंग द जेड एक्सिस में, यानी कि 3 डायमेंशनल मूवमेंट करते हैं। मतलब ये किसके एग्जांपल की तरह हो गया, जैसे कोई हनी बी है, हनी बी क्या कर रही है, फ्लावर के अराउंड क्या कर रही है, घूम रही है, करते करते ऐसे यहाँ पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करती रहती, मूव करती रहती। तो वो हो गया ऑर्बिटल, मतलब क्या, बजिंग बी अराउंड द फ्लावर, जो बीज होती है वो बजिंग करते हुए यानी कि साउंड क्रिएट करते हुए क्या कर रही है, पूरे फ्लावर के अराउंड यहाँ वहां घूम रही है। तो उसके तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, और इनकी ये जो मॉडल है ये सही है। क्लियर हो गया। तो चलो आपको ये समझ में आ गया कि श्रोडिंगर मॉडल क्या है और ये क्या है और क्वांटम नंबर क्या है। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो अभी हम इसे रफ करते हैं और आगे इन चारों क्वांटम नंबर को हम समझते हैं। अब एक बात याद रखो, हम डायरेक्टली यहाँ समझने के बजाय ज़रा इनके मॉडल को साथ में लेकर समझते हैं, क्योंकि शुरू से लेके हमने यही पढ़ते आ रहे थे। हमने 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में जब भी एटम के बारे में पढ़े तो हमने ऐसे ही पढ़ा है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल करके। तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है तब से लेकर हमने इसी तरह पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी हम ऐसे ही इस मॉडल को लेकर कंपेयर करते हुए आगे हम आपको ये चारों के चारों क्वांटम नंबर डिटेल में समझाते हैं। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर एक क्या है, इसका नाम क्या है पूरा, जॉर्ज उलेनबेक। देखो अभी हम चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझ लेते हैं। अब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वापस यहाँ पर नहीं लिखूंगा, हमारे पास 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको पहले से पता है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, देखो एक एटम को हम निकाल लेते हैं। तो एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल होते हैं। तो लेट स्टार्ट, मैंने यहाँ पर निकाल लिया, ये अपना न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, और ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है, समझो। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये एक एटम है और एटम के अंदर पूरे कितने, 4 शेल दिख रहा है। क्लियर है। अब अगर ये एटम है तो देखो ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल को n इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। सेकेंड शेल है तो n इज इक्वल टू 2, थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3, और फोर्थ शेल n इज इक्वल टू 4। ठीक है, शेल और ऑर्बिट एक ही होते हैं, ये ध्यान में रखना। सो आई विल राइट हियर, शेल मतलब क्या, ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऑर्बिट हो गए। फर्स्ट शेल का नाम क्या था, के शेल, इसका नाम था एल शेल, इसका नाम था एम, और इसका नाम था एन। और ये हम 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये हमने पहले से पढ़ के रखे हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। ठीक है, हमारे पास पूरे कितने, 4 क्वांटम नंबर है। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर को अभी हमें स्टडी करनी है। अब इसे समझने के लिए क्या करना है, जरा देखो, स्टेप बाय स्टेप लेते और समझते। मान के चलो कि मैं एक लोकेशन पे जाता हूं, वहां पर बहुत सारे घर हैं, तो मैं पहले घर में गया, फर्स्ट हाउस में गया। तो नाउ इट इज, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये हमारा फर्स्ट हाउस है, दिस इज फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस में हम मैं गया तो वहां पर देखा पूरा एक ही रूम है, मतलब जो हाउस बाहर से दिख रहा है वो पूरा अंदर से एक ही कमरा है। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट हाउस। अब उसके बाद मैं सेकेंड हाउस में जाता हूं, यानी कि दूसरे घर में जाता हूं। तो सेकेंड घर में जब मैं गया तो सेकेंड घर में मैं देखने वाला हूं, यहां पर ये रहा अपना सेकेंड घर। तो दिस इज अ सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में मैं एंट्री मारा तो वहां पर उसके अंदर मैंने देखा 2 बड़े कमरे थे, यानी कि 2 बड़े रूम थे। एक रूम यहां पर और एक रूम इधर, हमने 2 रूम देखे। ठीक है, अब उस घर में जब मैंने गया तो 2 रूम देखा, तो ये 2 रूम हो गए। अब एक देखो, पहला वाला रूम ऐसे ये पूरा का पूरा, मैं सेकेंड रूम में एंट्री मारा तो उसके अंदर भी 3 रूम थे, ऐसे एक फर्स्ट रूम,
सेकेंड रूम, 1 2 3 रूम दिखे हमें। समझ में आ रही है? क्लियर हो गई? तो अब जरा सुनो इसका मतलब क्या है। ये जो आपको घर दिख रहे हैं, बड़ा घर, वो हो गया शेल। क्या है वो? दिस इज शेल, यानी कि ऑर्बिट। उसके अंदर जो दो बड़े कमरे थे, दैट इज सब शेल। समझ में आ रही है? जो दो बड़े कमरे थे वो हो गए सब शेल। अब उस बड़े कमरे के अंदर भी और छोटे छोटे कमरे हैं, तो इन्हें कहते हैं ऑर्बिटल। दीज आर ऑर्बिटल। क्लियर हो गई? मीनिंग समझ में आ गया? हम सेकेंड घर में गए, यानी कि एक शेल में चले गए। उसके अंदर दो बड़े कमरे थे, यानी कि दो सब शेल थे। एक सब शेल ये और एक सब शेल ये। अब उसमें हम सेकेंड सब शेल में जाके देखा तो वहां पर भी छोटे छोटे 3 कमरे मिले। दैट इज ऑर्बिटल। ये क्या है? ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? चलो एक काम करते हैं, अभी हम थर्ड शेल में जाते हैं, यानी कि मैं थर्ड हाउस में जा रहा हूं। तो यहां से मैं ले लेता हूं कि थर्ड हाउस, दिस इज थर्ड हाउस। ठीक है? थर्ड हाउस में मैं गया तो एक काम करता हूं, जरा रुको, मैं आपको कलरफुल मार्कर से दिखा लेते हैं। जब मैं थर्ड हाउस में गया तो इसके अंदर 3 रूम नजर आ रहे थे। तो एक रूम यहां पर और एक रूम ऐसे, 1 2 3, यानी कि 3 सब शेल। थर्ड हाउस क्या है? यहां पर ये शेल हो गया, ये थर्ड शेल है। इसके अंदर कितने सब शेल है? 3 सब शेल हो गए। अब इस सब शेल के अंदर हमने देखा तो इस सब शेल के अंदर 3 छोटे छोटे ऑर्बिटल दिखे, 1 2 3। ठीक है? इसके बाद हम जाते हैं इस वाले में, यानी कि ये वाले में। इसमें कितने देख रहे हैं? यहां पर 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 5। कितने छोटे छोटे रूम दिख रहे हैं हमें? 5 छोटे रूम ये थर्ड सब शेल में है। 3 रूम यहां पर सेकेंड सब शेल में है, और ये सब शेल में तो एक ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का समझा? तो दीज आर दी सब शेल, और सब शेल के अंदर कौन है? ऑर्बिटल प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फोर्थ वाले रूम में। ये रहा हमारा फोर्थ वाला घर, यानी कि फोर्थ हाउस। सो हम यहां पर लिख देते दिस इज अ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस थोड़ा बड़ा बना लेते ताकि आपको जरा अच्छे से दिख सके। दिस इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में गए तो अंदर हमें 4 रूम दिखे। कितने? 4। तो 4 रूम दिखे, मतलब 4 रूम जो दिख रहे हैं ना, एक रूम हमारे पास यहां पर है, दूसरा रूम हमारे पास यहां है, और तीसरा रूम यहां है। ठीक है? 1 2 3 4, यानी कि 4 सब शेल हो गया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट सब शेल में तो कुछ नहीं था, एक ही पूरा खाली कमरा था। हम सेकेंड सब शेल में गए तो सेकेंड सब शेल में हमने यहां पर देखा 1 2, और एक काम करता हूं मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूं, ये रहा 1 2 3, 3 अंदर ऑर्बिटल नजर आए। उसके बाद हम गए यहां पर तीसरा सब शेल में, तो इसमें हम देखते हैं इसमें कितने हैं? 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है? उसके बाद हम लास्ट वाले में जाते हैं, और लास्ट वाले में जाके हमने चेक किया तो इसमें कितने दिख रहे हैं? यहां पर 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। पूरे कितने? 7 अंदर ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गया, राइट? अब मीनिंग सुनो। हमारा ये फर्स्ट हाउस क्या था? फर्स्ट शेल, और उसके अंदर एक ही सब शेल है, एक ही सब शेल है। दूसरे वाले शेल में हम गए तो 2 सब शेल थे, और सेकेंड वाले सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। यहां पर देखो तीसरे शेल में हम गए तो यहां पर 3 सब शेल है, 1 2 3। समझ में आ गया? और ये सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, और ये सब शेल में 5 ऑर्बिटल है। और यहां पर आप देख सकते हो ये वाला एक सब शेल, दूसरा सब शेल, तीसरा, चौथा,
सेकेंड सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, थर्ड सबशेल में 5 ऑर्बिटल है और फोर्थ सबशेल में 7 ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? तो हमने जो क्वांटम नंबर पढ़े थे उसमें से ये जो शेल के बारे में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और सबशेल के बारे में जो बताने वाला है वो अजमुतल क्वांटम नंबर है। यानी कि ये बताता है शेल के बारे में, ये बताता है सबशेल के बारे में, ठीक है, और ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में। यानी कि इसके बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं। तो ये बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में। अब इन ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो बताने वाला है वो ये बताएगा। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, यानी कि स्पिन होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में ये बताता है। तो अभी आपको समझा ये चारों क्वांटम नंबर किसके बारे में बताते हैं? क्लियर हो गई? अब जरा इमेजिन करो, जैसे मैं फर्स्ट हाउस में गया, मतलब ये फर्स्ट शेल, ठीक है, सेकेंड हाउस में गया मतलब ये सेकेंड शेल, थर्ड हाउस में गया तो थर्ड शेल, फोर्थ हाउस में गया तो फोर्थ शेल। क्लियर हो रही है? एक बात समझ के चलो, देखो ये जो शेल है ना, अभी जहां पर देखो इसके अंदर कोई ऑर्बिटल नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ही रूम है, वो है सबशेल हो जाता है। और जिस सबशेल में 3 ऑर्बिटल है उसे कहते हैं पी सबशेल। तो ये पी सबशेल हो गया। देखो ये सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो ये हो गया एस सबशेल। और ये वाला जो सबशेल है इसमें 3 ऑर्बिटल है तो ये हो गया पी सबशेल। और इसमें 5 ऑर्बिटल है तो ये डी सबशेल। समझ में आ रही है? यहां पर देखो ये एस सबशेल, ये वाला है पी सबशेल, ये है डी सबशेल, और जिस सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं वो है एफ सबशेल। तो हमें क्या समझा कि एक है सबशेल और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो एक बात तो हमें समझ में आ गया, हम पूरे 4 सबशेल पढ़ रहे हैं, एस पी डी एफ पढ़ रहे हैं। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है मतलब 1 बराबर। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, और फोर्थ सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5। और एफ सबशेल में पूरे 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो अभी ध्यान में रख लीजिए सबशेल और ऑर्बिटल अलग अलग है और ऑर्बिट अलग है। ऑर्बिट यानी कि शेल, उसके अंदर जो होते हैं वो सबशेल, सबशेल के अंदर जो छोटे छोटे रूम होते हैं वो है ऑर्बिटल। क्रिस्टल क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझा? चलो ध्यान से देखो, अपने पास ये फर्स्ट शेल है यानी कि फर्स्ट हाउस है, इसमें कितने ऑर्बिटल है? कौन सा सबशेल है? एक ही है, एस वाला, देखो सिंगल वाला, तो यहां पर कौन होगा? एस होगा। देखो सेकेंड वाला शेल है यानी कि दूसरा घर, इसमें कौन है? एस और पी है, यानी कि इधर एस होगा और यहां पर पी होगा बराबर। तीसरे में कौन कौन है? तीसरे हाउस में एस पी डी, 3 लोग प्रेजेंट है, यानी कि यहां लिखेंगे हम एस, इधर लिखेंगे पी और इधर लिखेंगे डी। चौथे वाले शेल में कौन? देखो यहां पर एस पी डी एफ, 4 सब शेल है, एस पी डी और एफ। समझ में आ रही है? एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल। मतलब जितना नंबर का शेल होगा उतने अंदर सब शेल रहेंगे। फर्स्ट एक ही है, सेकेंड में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल और फोर्थ में 4, यानी कि शेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल बोल सकता हूं, सॉरी नंबर ऑफ सब शेल। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि
देखो शेल, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, ये बात तो पक्का हो गया। अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू 2 है तो सब शेल कितने रहेंगे, सब शेल भी होंगे 2। देखो n इज इक्वल टू कितना 2, तो सब शेल 2। पक्का समझा? जरा यहां पर आके देखिएगा, अब s में कितने ऑर्बिटल है, एक ही तो रहता है, यानी कि इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा। देखो ये s है तो कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल। p में कितने होना चाहिए, 3 ऑर्बिटल, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। तो देखो यहां पर p वाले में कितने, 3 होगा, 1 2 3। चलो s में कितना होगा, यहां पर 1 होगा। p वाले में कितना होना चाहिए, p वाले में यहां पर p है ना, ये p में कितना रहेगा, p में 3, 1 2 3, ठीक है। d यहां पर d है ना, d वाले में कितने रहेंगे, देखो 1 2 3 4 5। यहां पर देखो s है, s में तो एक ही होगा, p वाले में कितने होगा, 1 2 3। d वाले में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और f वाले में कितना रहना चाहिए, f वाले में होना चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7 रहेंगे। तो अभी आपको ये सारी बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत? जितने शेल उतने सब शेल। जैसे शेल का नाम था KLMN, वैसे सब शेल के नाम है SPDF। समझ में आ गया? और एक बात नोटिस करो, अभी ये जो S है ना, ये वाला S कौन से शेल में, फर्स्ट में, तो इसको 1S करके लिखते हैं। ये वाला S, ये S है ना यहां पर, S सेकेंड शेल में तो 2S। ये जो P है ये सेकेंड शेल में तो 2P लिखते हैं। देखो ये S थर्ड शेल में तो 3S लिखते हैं। ये P थर्ड शेल में है तो 3P लिखते हैं। ये S फोर्थ शेल में तो 4S, और ये P फोर्थ शेल में तो 4P, और ये 4D, और ये 4F। समझ में आ रही है? तो एक बात याद रखो, इधर जो बाजू बाजू में नंबर दिखता है, यानी कि ये सब शेल के बाजू में जो भी नंबर दिखता है वो ये बताता है कि वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है। अब ये भी S है, ये भी S है, लेकिन ये वाला S फर्स्ट शेल का है और ये वाला S सेकेंड शेल का है। ये वाला S थर्ड शेल का है, ये वाला P सेकेंड शेल का है, और ये वाला P थर्ड शेल का है। तो ये शेल के नंबर के हिसाब से भी एनर्जी लेवल का मैटर करता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो मैंने आपको बता रहा था ना, ये तो मैं आपको एक सिंपल समझाने के लिए, जैसे हम लोकेशन पे गए, घर देख रहे, तो इमेजिनेशन करने के लिए आसान हो गया। लेकिन इन्हें कैलकुलेशन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एज पर द केमिस्ट्री के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटम नंबर हमने पढ़े इनके हिसाब से हम समझते हैं। एक बात याद रखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, शेल के बारे में। अजमेटल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में। और ऑर्बिटल के नंबर कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो खुद ही क्या करेगा, घूमता रहेगा। जैसे सन के अराउंड हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी सन के भी चक्कर काट रही है और पृथ्वी खुद घूम रही है, मतलब सेल्फ रोटेशन कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, है कि नहीं यहाँ पर। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करते, घूमते, तो उसके बारे में ये बताते। क्लियर है? तो जरा हम आगे क्या करेंगे, अब इन क्वांटम नंबर के कैलकुलेशन के बेसिस पे हम ये चेक करेंगे कि कैसे कैसे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जरा आप मुझे यही एक छोटा सा जवाब दे दो, मुझे बताओ कि अब फर्स्ट शेल में कितने सब शेल है, एक सब शेल है। सेकेंड शेल में कितने सब शेल है, 2 है, 1 2। थर्ड शेल में 3 सब शेल है, मतलब जितना शेल उतना नंबर ऑफ सब शेल। लेकिन ऑर्बिटल के नंबर देखो, फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल कितना, 1 है। सेकेंड शेल में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, मतलब यहां पर आ रहा है 4 ऑर्बिटल आ रहे हैं। फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिटल आ रहा है। इधर देखो, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी कि यहाँ 9 ऑर्बिटल आ रहा है। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर देखो एक 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर, यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितने 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 17, ये 4s है, 4p में कितने 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, f में कितने यहाँ पर 7 है। तो ये कितना आएगा यहाँ पर देखो, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये 1 है और यहाँ पर p में 3 है, d में 1 2 3 4 5 हो गए और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है। 7 + 5 कितना 12 और यहाँ पर कितना देखो 12 और ये कितना, ये 12 13 14 15 16 12 और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, सॉरी माफ करना, यहाँ पर 4 आ गए। वही मैं सोचूं कि यहाँ पर ऐसा नंबर कैसे अलग हो गया, यहाँ पर कितने 3 होना चाहिए, 1 2 3 है बराबर। तो यहाँ पर देखो ये 4 और ये 4 और 7 + ये 5 12 और ये 12 + 15 और ये 1 कितना 16, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 16। समझा क्या? माफी चाहता हूँ थोड़ा टाइम गया, यहाँ पर एक्चुअल में कितने हैं 3 ऑर्बिटल होना चाहिए, मैं यहाँ पर 4 निकाल लिया था, इसे नंबर गड़बड़ आ रहा था। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है, जरा देखो मैं ये पूछूं कि अब अभी तो ये देख के बता सकते हो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होगा, तो क्या करने का, थर्ड शेल यानी कि n = कितना 3 और n का स्क्वायर करो, यानी कि 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 9, देखो आ रहा है ना, थर्ड शेल में 9। अगर मैं ये कहूं कि फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो हमेशा n² करो आप। अब फोर्थ शेल मतलब n = कितना हो गया 4, तो यहां पर देखो 4 का स्क्वायर करो, कितना आता है 16, तो देखो यहां पर 16 है। समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना हो तो हमेशा क्या करने का, जो भी यहां पर शेल है उसका स्क्वायर करने का। अगर फोर्थ शेल में ऑर्बिटल चाहिए तो 4 का स्क्वायर करो, 16 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। सेकेंड शेल में ऑर्बिटल चाहिए तो सेकेंड मतलब n = 2, तो 2 का स्क्वायर करो 4, तो देखो यहां पर 4 है, 1 2 3 4 आ रहे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अभी यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजमुतल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इन सारे क्वांटम नंबर को भी डिटेल में समझते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे क्वांटम नंबर को समझते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेट स्टार्ट। मैं यहाँ पर एक डब्बा निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डब्बा चाहिए हमें ताकि समझाने में आसानी हो जाए। पहला वाला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां पर होगा अजमुतल क्वांटम नंबर, अजमुतल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसे हम किससे बताएंगे, इसे बताते हैं हम L से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो L = n-1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि नोटेशन फॉर सबशेल, ठीक है। सबशेल का नोटेशन यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखता हूँ, यहाँ पर सबशेल लिखता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए अपने को, ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके एक मिनट यहाँ पर इधर ऐसे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेंज नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबशेल, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ तो रेंज ऑफ L कैसा रहेगा, ये 0 से लेकर n2-1 तक रेंज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताते, ml बताता है, जो इसका फॉर्मूला होगा 2l+1। ये सारी बातें होगी। अब एक एक करके हम समझते हैं।
सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, उसके बाद हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, उसके बाद यहाँ पर लेंगे थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड लास्ट में आता है फोर्थ वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब जरा देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या, अपना n। n मतलब क्या, शेल। n इज इक्वल टू 1 लिया, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। मतलब ये k शेल है, k शेल l m n, k l m n ये शेल होंगे। और मैं यहाँ पर आपको नहीं लिख के दिखा रहा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बस इसको बता दिया है। अब यहाँ पर आते l इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, n माइनस 1। ये क्या बता रहा है, अजमुतल क्वांटम नंबर। तो l इज इक्वल टू n माइनस 1, n कितना है 1, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर n कितना है 2, इधर 2 पुट किया, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और यहाँ n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अजमुतल क्वांटम नंबर ये आ रहे हैं। ठीक है, अब नोटेशन फॉर सबशेल याद रखना, 0 है तो यहां पर होगा s सबशेल, l इज इक्वल टू 1 है तो p सबशेल, l इज इक्वल टू 2 है तो d सबशेल, और यहां पर होगा f सबशेल। ध्यान रखना, इससे पहले जो मैंने आपको समझाया एक कॉन्सेप्चुअल समझा दिया, अब आपको वैल्यूज के बेसिस पे समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो इससे आपको क्या समझा कि l इज इक्वल टू 0 रहेगा तो s सबशेल, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं l इज इक्वल टू 0 है मतलब s सबशेल। ठीक है, l इज इक्वल टू अगर 1 है मतलब p सबशेल, l इज इक्वल टू 2 है यानी कि d सबशेल, और l इज इक्वल टू 3 है तो ये क्या होगा, f सबशेल। ये बात हमें समझ में आ गया, पक्का समझा? तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब देखो नंबर ऑफ सबशेल निकालना है हमें, यानी कि फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे। तो आपको पहले से पता है फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होता है, सेकेंड शेल में कितने सबशेल होते हैं, 2 सबशेल होते हैं, थर्ड शेल में 3 सबशेल होते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, पर यहां पर कैसे निकालेंगे। तो रेंज देखो 0 टू n माइनस 1, 0 फिक्स है, n माइनस 1 का आंसर कितना आ रहा है 0, तो ये 0 ही रहेगा। अब 0 टू n माइनस 1 0, n माइनस 1 कितना आ रहा है 1, तो 0 टू 1 हो गया। ठीक है, मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं 0 और ये 1 हो गया। क्लियर हो गया? देखो यहां पर 2 है, पहले देखो 0 फिक्स है और n माइनस 1 कितना आ रहा है, इसका n माइनस 1 आ रहा है 2, मतलब 0 से कहां तक होगा 2 तक होगा, यानी कि 0 1 2 आ जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं 0 1 2। ठीक है, और देखो 0 टू n माइनस 1 0 रहेगा, n माइनस 1 कितना आ रहा है 3, यानी कि 0 1 2 3, देखो 3 तक आ गया। ये रेंज है, ऐसे रेंज क्या है, रेंज है। समझा? क्लियर हो गया? मतलब क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल है, एक सब शेल है 0 वाला, सेकेंड शेल में कितने सब शेल है, 2 सब शेल है 0 और 1 वाला, और थर्ड शेल में 3 सब शेल है 0 1 2, और फोर्थ शेल में 4 सब शेल है 1 2 3 4, 4 सब शेल प्रेजेंट है। क्लियर है? ध्यान से देखो, 0 मतलब s सब शेल, l इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो s सब शेल, तो ये वाला हो गया s वाला। इसमें देखो l इज इक्वल टू 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब 4, तो देखो 0 है तो s, 1 मतलब p, 1 मतलब p। यहां पर देखो s p d, और इधर कौन है s p d f। समझ जाओ, l की वैल्यू दिख रहा है क्या, l इज इक्वल टू 0 मतलब s, l इज इक्वल टू 1 मतलब p, l की तो आंसर है ये, n माइनस 1 कौन है, l तो बता रहा है, और 0 से लेके ये l वाला। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर? तो जरा देखो सेकेंड शेल में कितने, 2 सब शेल, कौन से सेकेंड शेल में s और p है, तो देखो सेकेंड शेल में s और p प्रेजेंट है। थर्ड शेल में s p d है, थर्ड शेल में s p d है, फोर्थ शेल में s p d f है, s p d f है। क्लियर हो गई? अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला देखो, चेक करो, इसमें l का आंसर कितना 0 है,
यहाँ 0 पुट करो, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1, तो यहां पर आ रहा है 1। समझा? दूसरा देखो, यहां पर L का वैल्यू कितना 1 है, तो यहां पर 1 पुट करो, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो यहां पर आ रहा है 3 बराबर। नेक्स्ट यहां पर देखो एक बार, यहाँ L की वैल्यू कितनी 2 है, यहां पर 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो यहां आ रहा है 5। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो L की वैल्यू कितना 3 है, यहां पर 3 पुट करो, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो यहां पर 7 आ रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? यहां पर देखो ML लिखा है, मतलब ये L के बारे में बता रहा है। L की वैल्यू कितना यहां पर 0 थी, ये आंसर आ रहा है। समझा? तो अब आप मुझे ये बताओ, जरा सुनो, यहां पर ऑर्बिटल का नंबर है ना, एक ऑर्बिटल है, यानी कि एक ऑर्बिटल होगा। इसमें देखो यहां पर 3 है, मतलब 3 ऑर्बिटल होना चाहिए। कितने? 1 2 3। यहां पर देखो 5 है, 5 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गया। यहां देखो कितने? 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल। क्या समझ में आ रहा है? एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। ये एस वाले का है, ये पी वाले का है, ये डी वाले का है, ये एफ वाले का है। समझ में आ रही है? तो क्या क्लियर हो गई? देखो ये एस में कितना? एक ऑर्बिटल होता है, एस वाले का एक आ रहा है, पी वाले का कितना? 3 आ रहा है, मतलब इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3। डी वाले में कितने ऑर्बिटल हो? यहाँ पर 5, एक देखो 5 नंबर आ रहा है, मतलब 5 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा हो गए। एफ वाले में कितने ऑर्बिटल है? एफ मतलब 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 7 ऑर्बिटल होना चाहिए, 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गई? तो अभी आपको ऑर्बिटल समझ में आ गया। ये कौन है? एन, क्लियर हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कौन है? एल, अजमुतल क्वांटम नंबर। ये कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो ये वाले, वो क्या बता रहे हैं? ऑर्बिटल बता रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं और मैं आपको पूछता हूं कि कैसे सॉल्व करें। मैं ये बोल दूं कि अगर n इज इक्वल टू 3 समझो, और मैं आपको बोलूं कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का नंबर निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो कैसे निकालोगे? अभी अब कैसे निकालना पड़ेगा जरा देखो। n इज इक्वल टू 3 है, सिंपल सा फॉर्मूला है, n का स्क्वायर करो, मतलब 3 का स्क्वायर करो, 9 ऑर्बिटल होगा। कितने? 9 ऑर्बिटल। चेक करो, n इज इक्वल टू 3 है, कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर आ रहा है। या दूसरा तरीका है, क्या है जरा देखो। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, तो l का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 1, तो n माइनस 1, l इज इक्वल टू कितना आएगा? n मतलब 3 माइनस 1, यानी कि l इज इक्वल टू 2 आ गया। l इज इक्वल टू आया मतलब इसका रेंज 0 1 2 हो जाएगा, 0 से जहां जो नंबर आ रहा है वहां तक आना चाहिए, बराबर। तो 0 1 2 आया। अब 0 मतलब देखो, 0 मतलब कितना? एक ऑर्बिटल, 0 मतलब s, 1 है तो देखो l इज इक्वल टू 1 है मतलब p, और l इज 2 है मतलब d हो गया। s में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल होता है, p वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d वाले में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ रहा है? 9 आ रहा है, मतलब 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। कैसे भी निकालो, आप डायरेक्ट n का स्क्वायर करोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर किया तो भी 9 आ गया, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करो, जो भी n है ना वो रहने दो, और l इज इक्वल टू क्या होता है? n माइनस 1, तो जो आ रहा है वो लिख लो। अब यहां पर 2 आ रहा है तो 0 से लेके 2 तक लिखो, 0 1 2। अब 0 का मतलब l इज इक्वल टू 0 मतलब s, तो ये s हो गया। l इज इक्वल टू 1 मतलब p, तो ये p हो गया। l इज इक्वल टू 2 मतलब ये d, तो d हो गया। और बाकी हमें पता है s के अंदर एक ऑर्बिटल, इसके अंदर
3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, पूरा मिला के कितने ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? चलो एक और क्वेश्चन लेके मैं आपको पूछता हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन क्या ले हम यहां पर, हम क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट, इसको हटा लें और एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमें यहां निकालना है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन है कि यहां पर यूजिंग नोटेशन एस पी डी एंड एफ describe the orbitals from the following quantum number, नीचे कुछ क्वांटम नंबर दिया है। पहला वाला ये दिया है कि n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है और l इज इक्वल टू 1 है। दूसरा वाला ये दिया है, इसको ऐसा लिखता हूँ 1 और ये 2, ठीक है। दूसरा वाला ये दिया है कि n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 0 है। तीसरा वाला है कि n इज इक्वल टू 5 है और l इज इक्वल टू 3 है। और फोर्थ वाला दिया है कि n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है। और हमें बोल रहा है कि हमें ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मतलब रिप्रेजेंट करना है। मुझे बताओ, देखो अगर सब शेल सेकेंड शेल में रहेंगे तो यहाँ पर 2 2 लग जाएगा, थर्ड शेल में रहेंगे तो 3 3 लग जाता है, इतना तो पता है ना। यहाँ पर देखो 3D है ऐसा। तो अब क्या करेंगे, ये हमें नोटेशन दिया है, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ कैसे, जरा देखो। हमारे पास सॉल्यूशन निकाला, दिस इज अ सॉल्यूशन। पहला क्या करूंगा मैं, यहाँ पर लिख लूंगा शेल, यहाँ लिख के इधर लिखते हैं। यहाँ पर शेल, इधर क्या है सब शेल, और यहाँ पर क्या है ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स, शेल मतलब क्या n और सब शेल मतलब क्या l, बराबर। चलो एक एक करके निकाल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला नंबर 1 क्या दिया था, n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 2 है, l इज इक्वल टू कितना है 1 है, बराबर। अब देखो l इज इक्वल टू कितना यहाँ पर 1 है, पहले देखो n इज इक्वल टू कितना 2 है और l इज इक्वल टू कितना है 1 है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है और ये l कितना है यहाँ पर 0 है। नाउ यहाँ पर ये n इज इक्वल टू कितना 5 है और l कितना 3 है ना। और फोर्थ नंबर पे यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आगे यहाँ ये कि देखो इधर 3 है और इधर 2 है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। जरा आप मुझे बताओ, अभी ये जो n है ना, तो देखो यहाँ पर ये 1 है, l इज इक्वल टू 1 क्या होता है p, यानी कि ये p सब शेल हो गया। l इज इक्वल टू देखो सॉरी 0 l इज इक्वल टू 0 मतलब s सब शेल, यानी कि ये s सब शेल हो गया, बराबर। यहां देखो 3 है, l इज इक्वल टू 3 मतलब f सब शेल, यानी कि ये हो गया f सब शेल। और नेक्स्ट 2 है, यहां पर देखो l इज इक्वल टू 2 यानी कि ये d सब शेल, तो ये d हो गया। तो हम ऑर्बिटल कैसे दिखाते हैं, कौन से शेल में है, सेकेंड शेल में है, और कौन सा सब शेल है p, तो 2p। कौन से शेल में है, फोर्थ में, और यहां पर सब शेल कौन सा है s, यहां पर शेल 5 और सब शेल f, शेल 3, सब शेल d। तो ऐसे ऑर्बिटल को दिखाते हैं। अगर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है। देखो अभी ये सेकेंड शेल में था ना p, तो इसे हमने कैसे दिखाया, 2p से दिखाया और 2s से। ये वाले सब शेल थर्ड शेल में प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो 3 3 3 लग गया। ये जितने भी सब शेल आपको दिख रहे हैं ये फोर्थ शेल में, तो 4 4 4 4 लग गया। क्लियर हो गई कहानी, कोई दिक्कत, पक्का समझा? तो बस यही कहानी थी। और हमने अभी 3 क्वांटम नंबर को समझ लिए। कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजमुतल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर भी क्या है बता देता हूं। तो इन शॉर्ट में ये चारों क्वांटम नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल के नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये शेल के नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। शेल से क्या पता चल रहा है कि साइज देखो, अगर शेल नंबर 1 है तो छोटा साइज का है,
शेल नंबर 2 है मतलब बड़े साइज का है, शेल नंबर 3 है मतलब उससे बड़े साइज का है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, शेल बता रहा है, साइज बता रहा है। अब आप मुझे बताओ, शेल नंबर बढ़ेंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, यानी कि ये एनर्जी को बता रहा है। तो जरा इसको हटा लेते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कौन सा क्या क्या बता रहा है। देखो यहां पर हमें क्या समझा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये कौन है, एन है। ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है शेल के नंबर बता रहा है, और शेल मतलब उसके साइज बता रहा है। छोटा शेल है, शेल नंबर 1 है तो छोटा साइज, शेल नंबर 2 है तो बड़ा साइज, यानी कि ये साइज बताता है। अब साइज बड़ा है मतलब एनर्जी बड़ा, पहले शेल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंड शेल, तो सेकेंड शेल का एनर्जी ज्यादा, उससे ज्यादा थर्ड शेल का, उससे ज्यादा फोर्थ शेल का, यानी कि एनर्जी। समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनकी बात करता है। अजमुतल क्वांटम नंबर क्या बताता है, अजमुतल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से बताएंगे, और ये बता रहा है कि अजमुतल क्वांटम नंबर में स्पेशली सबशेल को बताता है, यानी कि ये बताता है सबशेल, और ये शेप बताएगा, शेप ऑफ सबशेल, मतलब शेप ऑफ सबशेल। मैं आपको आगे बताऊंगा, ये जो एस सबशेल है ना वो ऐसे स्पीयर के फॉर्म में रहता है, और जो पी सबशेल है ना वो कुछ इस तरह के फॉर्म में रहता है, डबल डंबल शेप में रहते हैं ये पी सबशेल। तो है ना, ये जितने भी हम सबशेल पढ़ रहे हैं एस पी डी एफ, उनकी शेप के बारे में अजमुतल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, हम सबशेल के बारे में, उसकी शेप के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर ये हो गया, तीसरा वाला क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि ML, ये क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताते, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहां ओरिएंट करता है, कहां पर वो प्रेजेंट है, कौन सी डायरेक्शन में, कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, वो ये बता रहा है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट में कौन आता है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम MS से बताते हैं, NCERT में, CBSE बोर्ड में ऐसे बताते, कुछ जगह पे इसको S से रिप्रेजेंट करते। ये क्या बताता है यहाँ पर, स्पिन यानी कि स्पिन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैं आपको पहले इसका मतलब समझाता हूं। अभी शेल में कौन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते, जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थ यानी कि पृथ्वी। अब पृथ्वी सन के अराउंड जब घूमती है तो वो तो सन के चक्कर काटती है और अपना खुद रोटेशन करती है, यानी कि वो खुद रोटेट होती है और सन के अराउंड भी रोटेट होती है। तो अगर आप मुझे बताओ कि जब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो दो डायरेक्शन में रोटेट होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। जैसे हम लेके समझाते हैं, मान के चलो कि ये बॉटल है, इसे अगर हमने ऐसे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो इसका रोटेशन ऐसा हो रहा है और ये ऊपर आ जा रहा है, यानी कि इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन अप साइड है, अप ऊपर। अगर इसे मैं क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूं तो इसका रिजल्ट कहां पर आ रहा है, डाउन में आ रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो स्पिन अप करेगा या तो स्पिन डाउन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब घूमता रहता है, लेट्स से ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब घूमता है तो इलेक्ट्रॉन खुद क्या करता है, रोटेट करता है, यानी कि स्पिन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करेगा तो उसे कहते हैं स्पिन अप, स्पिन अप, और उसको ऐसे ऊपर एरो से बताते हैं, और इसको प्लस हाफ से दिखाया जाता है।
अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज में अगर ऐसे रोटेट करेगा तो उसे कहते हैं स्पिन डाउन। क्या कहते हैं? स्पिन डाउन। और उसको ऐसे नीचे वाले एरो से दिखाते हैं और उसको -½ से दिखाते हैं, क्योंकि नीचे मतलब वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर है मतलब वाई एक्सिस का पॉजिटिव, तो +½ -½ तो इलेक्ट्रॉन जो होता है या तो वो ऊपर या तो ऊपर स्पिन करेगा या तो डाउन में स्पिन करेगा। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। एक सिंगल ऑर्बिटल में, यानी कि कितने ऑर्बिटल है यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप में दिखाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन डाउन में दिखाएंगे। मान के चलो कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन अगर ऊपर है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का रोटेशन नीचे रहना चाहिए, ऐसे हम दिखाते हैं। तो जो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, जो मोशन है वो कहां हो रहा है, यानी कि रोटेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो इस तरह ये 4 क्वांटम नंबर अपना अपना काम बता रहे हैं, और वो क्या है इस पूरे लेक्चर में आज हमने आपको समझाया। तो आई थिंक आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।